आपने यात्रा चंपारण से शुरू की, अभी इसका पड़ाव बेगूसराय में है। नॉर्थ का एक बड़ा और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाका आपने 16 महीने में कवर किया है। यात्रा के स्वरूप में किस तरह के बदलाव हुए? जैसे मैं वॉलंटियर से बात कर रहा था तो बताया गया कि पहले जो रात की आखिरी सभा होती थी उसके साथ भोजन रहता था, जो लोग गांव के जुट गए तो उसको हटा दिया गया कि उसमें समय बहुत लगता है, लॉजिस्टिक्स का भी इशू था और टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा था। फिर कहा गया कि ज़िले के जो अधिवेशन हो रहे थे उनको हटाया गया क्योंकि वो पॉलिटिकल कैंपेन जैसा हो रहा था और प्रशांत ये नहीं चाहते ये बहुत अभी राजनीतिक रैली और जमावड़े की शक्ल है, उसकी जगह टाउन हॉल होने लगा। जो खाने की बात है, पहले हम लोग रात में खाना कैंप में कोई आया तो उसको खिलाते थे, लेकिन उसमें होता ये था कि रात में पहुंचे 9-10 बजे और फिर खाना खिलाने में बहुत समय लगता था और उसमें कई तरह के मॉडरेशन होने लगे थे। तो उसको हम लोगों ने बंद करके चाय कर दिया कि भाई आप अगर सभा में कैंप में आए हैं तो आपको चाय जरूर पिलाएंगे। सुबह में जो लोग आते हैं उनको नाश्ता भी कराते हैं, लेकिन जो रात में खाना बांटने वाली बात थी उसको बंद कर दिया है। तो वो तो मेरली लॉजिस्टिकल इशू है और कोई वजह नहीं है। जिला अधिवेशन की बात है, जिला अधिवेशन का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये था कि हर प्रखंड से 20 लोगों को निकाला जाएगा जो कि जन स्वराज के संस्थापक सदस्य बनेंगे। जो लोग दल बनाना चाहते हैं ऐसे लोगों को हर प्रखंड से 20 लोगों को निकाला जाएगा। और जिले में 15 से 20 प्रखंड होते हैं, ब्लॉक होते हैं। तो हम लोग का अनुमान था कि हर 20-20 के लोग बैठेंगे तो करीब 300-400 लोग होंगे, उनके साथ बैठ के राजनीतिक चर्चा होगी, इसके आगे के स्वरूप पे बात होगी। हुआ यह है कि पदयात्रा के दौरान वो संख्या बढ़कर 20 के बजाय 2000-2500 हो गई हर प्रखंड में। तो जब जिले का अधिवेशन बुलाया जाता है तो वो 3-4-5 हज़ार लोग की भीड़ हो जाती है। तो ना वो अधिवेशन रहा ना वो रैली रही, तो बीच का हो जाता था। तो इसलिए हम लोगों ने उसको कहा कि इसको बंद कर दे। जब अधिवेशन करना होगा तो उस तरह से अधिवेशन किया जाएगा, जब रैली करनी होगी तो रैली किया जाएगा। वो बीच का हो रहा था इसलिए उसको बंद कर दिया गया। दूसरा उसमें करीब 3 दिन का समय लग जाता था। जब जिले के हेडक्वार्टर पे हम लोग जाते थे तो पूरे जिले के लोगों को बुलाने में 3 दिन का समय लगता था। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर 40 जिलों में आप करेंगे तो सीधा 120 से 150 दिन, मतलब करीब 6 महीने पदयात्रा का पूरा टेन्योर बढ़ जाएगा। तो उसको कट करने के लिए भी अब हम लोगों ने बंद कर दिया सिवान के बाद से। तो अभी जन स्वराज का सांगठनिक स्ट्रक्चर कैसा है? हर जिले में हेडक्वार्टर, 251 लोगों की कमेटी, फिर प्रखंड के लेवल पर कमेटी? नहीं, जो संगठन का स्वरूप अभी है कि अभी तक का जो अनुभव है कि हर जिले में जहां पदयात्रा पूरी हो रही है वहां पर 50,000 से 55,000 लोग जन स्वराज के संगठन से या तो जुड़ रहे हैं, जुड़ने की मंशा रखते हैं या हम लोग के साथियों से मिलते हैं। अब 50-60 हज़ार लोगों को एक संगठनात्मक स्वरूप देना और उसको एक सुचारू लोकतांत्रिक तरीके से चलाना, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण काम है। तो उसको चलाने के लिए जिले के स्तर पर 4 स्तरीय संगठनात्मक ढांचा बनाया जा रहा है, जिसमें जिले के स्तर पर कम से कम 251, अधिक से अधिक 500 लोग, अनुमंडल के स्तर पर 50 लोग, प्रखंड के स्तर पर 100 से 150 लोग और पंचायत के स्तर पर 50 लोगों की कमेटी बनती है। और ये इन लोगों की जिम्मेवारी है कि ये जो 50-55-60 हज़ार लोग हैं इनके साथ मिलकर जन स्वराज की सोच को घर घर पहुंचाया जाए उस जिले में। ये जो जिले के स्तर पर कमेटी है, फर्ज करिए 251 लोगों की, ये किसको रिपोर्ट करेगी? किसी को रिपोर्ट नहीं करती है, वो पदयात्रा को रिपोर्ट कर रही है, क्योंकि इसमें राज्य की कोई इकाई नहीं है, कोई इसका नेता मैं वही समझना चाह रहा हूँ। तो वो एक तरह से स्वतंत्र इकाई है और यही इस सोच की पूरी ताकत है कि जिले की जो इकाई है, जो प्रखंड की इकाई है, वही इसका मालिक मुखिया है। और बहुमत के आधार पर जरूर मेरी उसमें भूमिका है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरी कोई भूमिका नहीं है, लोग आकर सलाह करते हैं, लेकिन जो निर्णय लिए जा रहे हैं, प्रयास ये है कि उसको जहाँ तक हो सके लोकतांत्रिक रखा जाए। स्वायत्तता और जिसको हम कहते हैं स्थानीयकरण सत्ता का, देखिए स्वायत्तता वगैरह ये तो कहने के लिए बहुत बार लफ्फेबाजी लगती है। जो इस पूरी सोच के पीछे मूल भावना है, जहाँ से मैंने प्रेरणा इसकी ली है या जिस चीज़ से ये प्रेरित है, वो है आज़ादी से पहले जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब कांग्रेस थी, उससे कहीं ना कहीं मैं प्रभावित रहा हूँ। हम और आप पढ़ते हैं, सुनते हैं कि हर साल इस देश में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता था। उस अधिवेशन में पूरे देश के लोग जुटते थे और जुटकर वो उस साल के लिए अब कांग्रेस का नेतृत्व का चुनाव करते थे। वो उसके साथ ये भी तय करते थे कि अगले 1 साल में किन मुद्दों पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जाएगी, चुनाव कैसे होगा, ये सारी बातें अधिवेशन में तय किया जाता था। उस समय
आपके दर्शकों के लिए बता दूं, कई लोगों को लगता है भाई समाज में तो ये हो ही नहीं सकता है। भाई 15% देश में लिटरेसी थी और जाति धर्म का प्रभाव आज के मुकाबले ज़्यादा था। इसके बावजूद वो अनपढ़ समाज, जातियों और धर्म में बटा हुआ समाज, उसमें ये समझ थी कि वो सब एक साथ जुटते थे और लोकतांत्रिक तरीके से अपने नेतृत्व और विषयों का चुनाव करते थे। तो मेरा अपना मानना है कि अगर ये 100-150 साल पहले इस देश में किया गया है तो बिहार में आज किया जा सकता है। तो ये सिर्फ स्वायत्तता और बड़ी बड़ी बातों को बताने के लिए नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि बिहार में दल जब ये बने तो वो दल प्रशांत किशोर का दल ना हो, वो उन सारे लोगों का दल हो जो इसको पूरी परिकल्पना को समझकर, इससे जुड़कर, साथ में मिलकर इसको बनाएं। जरूर मैं चूंकि बनाने वालों में हूँ, मैं इसका अगुवा अभी दिख रहा हूँ आपको, लेकिन ये अभी अगुवा होना में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रशांत किशोर का ही दल है, प्रशांत किशोर रहेंगे, उसके बाद इनके लड़के रहेंगे। अगर ये सारे लोग मिलकर दल बनाएंगे तो उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को बहाल रखने में ज़्यादा सुविधा होगी।